जय हिंद दोस्तों, टाटा ग्रुप चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। टाटा ग्रुप भाग 1 में आपने जाना कि टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1869 में सबसे पहले कपड़ा उद्योग की शुरुआत की, लेकिन उनके जीवन सफर में वह सिर्फ होटल का ही अपना सपना पूरा कर पाए। आगे हम जानेंगे कि टाटा ग्रुप को जमशेदजी के बाद किसने संभाला और टाटा ग्रुप की नींव पूरी दुनिया में इतनी मजबूत कैसे हुई कि पूरा भारत आज टाटा ग्रुप पे इतना भरोसा करता है। टाटा ग्रुप की यही जर्नी आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमशेदजी की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा 1904 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। दोराबजी टाटा का जन्म 27 अगस्त 1859 को हुआ था। जमशेदजी टाटा का जब देहांत हुआ तब दोराबजी 20 वर्ष के थे। दोराबजी ने बॉम्बे प्रोप्राइटरी हाई स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की और 16 की उम्र में दोराबजी को इंग्लैंड निजी ट्यूटर के पास भेज दिया गया। 18 की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज के गोनविले और केएस कॉलेज में पढ़ाई की। दोराबजी ने वहाँ 2 साल तक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद 1869 में वो वापस बॉम्बे लौट आए और बॉम्बे में सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जहां उन्होंने 1882 में डिग्री प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोराबजी ने बॉम्बे गजट में 2 साल तक पत्रकार का काम किया। फिर 1884 में वह अपने पिता की फर्म कपास व्यवसाय प्रभाग में शामिल हो गए। उन्हें पहले पांडिचेरी भेजा गया, ये निरीक्षण करने की क्या वहाँ एक कपास मिल लाभदायक हो सकती है। इसके बाद उन्हें एम्प्रेस मिल में कपास का व्यापार सीखने के लिए नागपुर भेज दिया गया, जिसकी स्थापना उनके पिता ने 1877 में की थी। मेहरबाई टाटा की 1931 में 52 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद दोराबजी ने रक्त की बीमारियों के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। 11 मार्च 1932 को मेहरबाई की मृत्यु के 1 साल बाद और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने एक ट्रस्ट फंड की स्थापना की, जिसका उपयोग स्थान, राष्ट्रीयता या पंथ के किसी भी भेद के बिना सीखने और अनुसंधान, आपदा राहत और उन्नति के लिए किया जाना था। अन्य परोपकारी उद्देश्य व ट्रस्ट आज सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दोराबजी ने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान और बेंगलोर की स्थापना के लिए भी प्रारंभिक धनराशि प्रदान की। दोराबजी की मृत्यु 3 जून 1932 को 73 वर्ष की आयु में जर्मनी के बेड फिकिसिंगन में हुई। उन्हें उनकी पत्नी मेहरबाई के साथ ब्रूकवुड कब्रिस्तान वॉकिंग इंग्लैंड में दफनाया गया। उनके कोई संतान नहीं थी। दोराबजी की मृत्यु के बाद टाटा ग्रुप का सफर थमा नहीं, रुका नहीं, बल्कि और भी दुगना तेजी से बढ़ा। वो कैसे? तो दोराबजी की मृत्यु के बाद जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। जेआरडी टाटा टाटा परिवार में जन्मे रतनजी दादाभाई टाटा और उनकी पत्नी सुजेन ब्रियर के पुत्र थे। जेआरडी टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में एक भारतीय पारसी परिवार में हुआ था। वह व्यवसायी रतनजी दादाभाई टाटा और उनकी फ्रांसीसी पत्नी सुजेन ब्रियरी की दूसरी संतान थी। उनकी पिता भारत के अग्रणी उद्योगपति जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल बॉम्बे में पढ़ाई की। टाटा की शिक्षा लंदन, जापान, फ्रांस और भारत में हुई। जब उनके पिता टाटा कंपनी में पूरी तरह शामिल हुए तो वे पूरे परिवार को लंदन ले गए। इसी दौरान 43 साल की उम्र में जेआरडी की मां का निधन हो गया और उनके पिता भारत में थे। उनका परिवार फ्रांस में था। 1929 में टाटा ने अपनी फ्रांसीसी नागरिकता त्याग दी और भारतीय नागरिक बन गए। जब टाटा दौरे पर थे तो वह अपने दोस्त के पिता विमानन अग्रणी लुइस बिलेरियट से प्रेरित हुए और उन्होंने उड़ान भरना शुरू कर दिया। 10 फरवरी 1929 को टाटा ने भारत में पहला लाइसेंस जारी किया। बाद में उन्हें भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में जहां भारत का पहली वाणिज्यिक एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो 1946 में एयर इंडिया बन गई, जो अब भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन है। उन्होंने और नेविल बिसेंट ने टाटा एयरलाइंस के निर्माण में एक अच्छे साथ काम दिया। वे अच्छे दोस्त भी थे और 1929 में जेआरडी वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों में से एक बने। जेआरडी ने 1953 तक अपने एयरलाइन बच्चे का पालन पोषण किया। जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण ये एक ऐसा निर्णय था जब जेआरडी ने अपने पूरी ताकत से लड़ा। वह 1925 में एक अवैतनिक प्रशिक्षु के रूप में टाटा सन्स में शामिल हुए। 1938 में 34 वर्ष की आयु में टाटा को टाटा सन्स का अध्यक्ष चुना गया, जिससे वे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के प्रमुख बन गए। उन्होंने अपने दूसरे चचेरे भाई नौरोजी सकलातवाला से टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला। दशकों तक उन्होंने इस्पात, इंजीनियरिंग, बिजली, रसायन और आतिथ्य में प्रमुख रुचि रखने वाले विशाल टाटा समूह की कंपनियों का निर्देशन किया और वह उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए व्यवसाय में सफल होने के लिए प्रसिद्ध थे। राजनेताओं को रिश्वत देने या काले बाजार का उपयोग
करने से इनकार कर दिया। JRD की अध्यक्षता में टाटा समूह की संपत्ति 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई थी। उन्होंने अपने नेतृत्व में 14 उद्यमों के साथ शुरुआत की और आधी सदी के बाद 26 जुलाई 1988 को जब उन्होंने छोड़ा, टाटा सन्स 95 उद्यमों का एक समूह बन चुका था। उन्होंने शुरू किए थे या जिनमें उनका नियंत्रण हित था। 1932 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना से लेकर आधी सदी से भी अधिक समय तक इसने ट्रस्ट रहे। उनके मार्गदर्शन में इस ट्रस्ट ने 1941 में एशिया की पहली कैंसर सुविधा टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर एंड रिसर्च सेंटर ट्रीटमेंट बॉम्बे की स्थापना की। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS 1936 और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की भी स्थापना की। 1945 में उन्होंने टाटा मोटर्स की भी स्थापना की थी और फिर उन्होंने 1948 में टाटा ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत की। 1953 में भारत सरकार ने टाटा को एयर इंडिया के अध्यक्ष और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया। यह पद उन्होंने 25 वर्षों तक बरकरार रखा। विमानन में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के मानद एयर कमोडोर की उपाधि से सम्मानित किया गया। टाटा अपने कर्मचारियों का बहुत ही ख्याल रखते थे। 1956 में उन्होंने कंपनी के मामलों में श्रमिकों को एक मजबूत आवाज देने के लिए प्रबंधन के साथ कर्मचारी जुड़ाव का एक कार्यक्रम शुरू किया। उनका कर्मचारी कल्याण में दृढ़ विश्वास था और उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस, मुफ्त चिकित्सा सहायता, श्रमिक भविष्य योजना और श्रमिक दुर्घटना मुआवजा योजनाओं के सिद्धांतों का समर्थन किया, जिन्हें बाद में भारत में अवैधानिक आवश्यकताओं के रूप में अपनाया गया। 1968 में उन्होंने टाटा कंप्यूटर सेंटर के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की और 1979 में टाटा स्टील ने एक नई प्रथा शुरू की। एक कर्मचारी को काम के लिए घर छोड़ने के क्षण से लेकर काम से घर लौटने तक कार्य पर माना जाता है। इससे काम पर आने जाने के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए कंपनी कर्मचारी के प्रति वित्तीय रूप से उत्तरदायी हो गई। 29 नवंबर 1993 को 89 वर्ष की आयु में किडनी संक्रमण के कारण स्विट्जरलैंड के जिनेवा में टाटा की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने निधन से कुछ दिन पहले कहा था, कौमे सेस्ट टॉक्स डे मोरी, मरना कितना कोमल है। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय संसद को उनकी याद में स्थगित कर दिया गया। एक ऐसा सम्मान था जो आमतौर पर हर लोगों को नहीं दिया जाता और ये संसद के सदस्य नहीं है। उन्हें पेरिस के पेरे लाचिस कब्रिस्तान में दफनाया गया। JRD टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ग्रुप की कमान संभालने वाले व्यक्ति रतन टाटा जी बने। रतन टाटा जी जन्म 28 दिसंबर 1937 को ब्रिटिश राज के दौरान एक पारसी परिवार नवल टाटा के घर बम्बई के हुआ था और बाद में उन्हें टाटा परिवार ने गोद ले लिया था। उन्होंने 8वीं कक्षा तक कैंपिन स्कूल मुंबई से पढ़ाई की थी, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ से उन्होंने 1955 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद हाई स्कूल से टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद किया गया था। उन्होंने सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू करने की शुरुआती सफलता हासिल की, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान ये कंपनी ढह गई। 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। प्रारंभ में टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुख से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके पास वरिष्ठ टाटा के कार्यकाल के तहत बड़ी मात्रा में परिचालन स्वतंत्रता थी। जवाब में टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के लिए डिजाइन की कई नीतियों को लागू किया, जिसमें सेवानिवृत्त की आयु का कार्यान्वयन, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने लाभ का योगदान करने की आवश्यकता शामिल है। टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच और ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यापी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही में समूह ने वैश्वीकरण के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। 21 वर्षों के दौरान टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व किया। राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ गया। उन्होंने कंपनी संभाली तो बिक्री में भारी मात्रा में कमोडिटी की बिक्री शामिल थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत में अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उन्होंने टाटा टी का टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा को बड़े पैमाने पर भारत
केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में स्थापित कर दिया, जिसका 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने टाटा नैनो कार की परिकल्पना की और उसके विकास का नेतृत्व भी किया, जिससे औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच के भीतर कारों को उचित मूल्य पर रखने में मदद मिली। टाटा मोटर्स ने तब से गुजरात के साणंद प्लांट से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बेंच तैयार कर लिया, जिसे टाटा ने तेजी से आगे बढ़ने वाला भारत का इलेक्ट्रिक सपना बताया। 75 वर्ष होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी शक्तियों से इस्तीफा दे दिया और उनके उत्तराधिकारी पर आगामी नेतृत्व संकट ने गहन मीडिया जांच को आकर्षित किया। कंपनी के निर्देशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार किया, जो टाटा के रिश्तेदार और शापूरजी पल्लेनुबाजी समूह के पल्लोनजी मिस्त्री के बेटे थे। टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक थे और 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। और फिर रतन टाटा के बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्रों के पुनर्गठन और कंपनियों में प्रमोटर हिस्सेदारी के स्वामित्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में समूह ने दिवाला कानून और ई कॉमर्स में निवेश के माध्यम से अधिग्रहण किया, एयर इंडिया के लिए बोली जीतकर अपने एयरलाइन व्यवसाय का विस्तार किया और एयर एशिया इंडिया को पूरी तरह से खरीद लिया। उन्होंने बताया कि भविष्य की रणनीति स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल पर ध्यान केंद्रित करने की है। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को प्रस्ताव रखने लगभग 2 महीने बाद एयर एशिया इंडिया के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया द्वारा एयर एशिया इंडिया में संपूर्ण शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। टाटा ग्रुप आज पूरे विश्व में छाया हुआ है। 100 से अधिक कंपनी टाटा ग्रुप में शामिल है। टाटा ग्रुप 6 महाद्वीपों के 40 से भी अधिक देशों में सक्रिय है। टाटा समूह दुनिया के 140 से भी अधिक देशों को उत्पाद एवं सेवाएं निर्यात कर रहा है। इसके करीब 65.8% भाग पर टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट का मालिकाना हक है। टाटा ग्रुप 18वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक बहुत से परोपकार भारत में किए। 3 से भी अधिक पीढ़ी टाटा ग्रुप के लिए काम की और आज भी कर रही है। टाटा ग्रुप के संस्थापक से लेकर रतन टाटा तक ने देश के लिए बहुत से कार्य किए और पूरी दुनिया में भारत की एक अच्छी छवि बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके कारण आज टाटा ग्रुप भारत के हर परिवार के दिल में है। इसलिए ही आज भारत के लोग टाटा ग्रुप पर अटूट विश्वास और प्रेम करते हैं। जमशेद जी टाटा से लेकर रतन टाटा जी को मैं दिल से नमन करता हूं और वीडियो का अंत करता हूं। लेकिन आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।